बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं असद और आप देख रहे हैं असद इलेक्ट्रिकल। जैसा कि पिछली वीडियोस में हमने पावर फैक्टर, अपेरेंट पावर, एक्चुअल पावर और रिएक्टिव पावर वगैरह पर डिटेल गुफ्तगू कर ली थी। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इनके फार्मूले पे। तो जैसा कि हमने बताया था, आपको याद होगा कि इस तरह हमारा पावर का ट्रायंगल बनता है। अगर तो हमारा करंट जो है वो लैग करेगा, यानी कि हमारा लैगिंग पावर फैक्टर होगा, तो किलोवाट जो है वो इस तरह होगा, केवीए और केवीआर इस तरह होंगे। अगर तो हमारा करंट जो है वो वोल्टेज को लीड करेगा, यानी लीडिंग पावर फैक्टर होगा, तो किलोवाट यहाँ होंगे, केवीए यहाँ पर और केवीआर यहाँ पर। तो हमने ये भी बताया था कि जितने जितने डिग्री जो है वो करंट हमारा वोल्टेज को लैग या लीड करेगा, मसलन ये हमारे वोल्टेज हैं, ये हमारा करंट है। तो जब वोल्टेज और करंट एक ही फेज़ में चल रहे हैं, जिसको हम इन फेज़ चलना कहते हैं, जैसा कि हम बता चुके हैं, तो इसमें हमारा कोई एंगल नहीं होता, यानी कि 0 डिग्री होता है। जो फासला है दोनों का वो 0 डिग्री है, क्योंकि कोई इसमें डिफरेंस नहीं है। तो 0 डिग्री की सूरत में हमारा कॉस थीटा की जो वैल्यू है वो 1 होती है, साइन थीटा की 0 होती है। तो कॉस थीटा ही हमारा पावर फैक्टर होता है। तो कॉस थीटा यानी कि पावर फैक्टर। तो रेजिस्टिव लोड में जहाँ पर वोल्टेज और करंट इन फेज़ होके चलेंगे, वहाँ पर हमारा पावर फैक्टर होगा 1। अब मान लें कि हमारे करंट ने लैग करना शुरू कर दिया है वोल्टेज को, तो जितने डिग्री वो लैग करेगा उसके हिसाब से हमारी कैलकुलेशन होगी। मसलन ये हमारे वोल्टेज थे, करंट हमारा लैग कर गया 30 डिग्री। तो 30 डिग्री पर कॉस पाई की यानी कॉस थीटा की जो भी वैल्यू है 0.86 आ गई है। तो यहाँ पर हमारा पावर फैक्टर हो जाता है 0.86। तो यही पावर फैक्टर हमारी कैलकुलेशन में आ जाता है। अब जैसे जैसे करंट लीड कर रहा है, लैग कर रहा है, तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 90 डिग्री है। तो अगर करंट जो है वो वोल्टेज को 90 डिग्री लैग कर गया, तो हमारा जो डिग्री यानी 90, तो कॉस थीटा की वैल्यू हो जाती है 0। तो पावर फैक्टर हो जाता है हमारा 0। तो 0 पावर फैक्टर की सूरत में क्या होता है, हमारी एक्चुअल पावर ख़त्म हो जाती है, यानी कि हमारी अपेरेंट पावर और रिएक्टिव पावर बराबर हो जाती हैं। क्योंकि जो भी हम फार्मूला अप्लाई करेंगे उसको जब हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल वैल्यू 0 हो जाएगी। तो एक्चुअल पावर हमारी 0 हो जाती है। टोटल पावर हमारी केवीए और केवीआर ये दोनों बराबर हो जाती हैं। तो हमें इन द एंड जो है यूज़फुल पावर कोई भी नहीं मिल रही होती। तो इसको हम कहते हैं कि 90 डिग्री हमारा करंट लैग कर गया है। अच्छा, यही केस लीडिंग में होता है, वहाँ पर हम उसको लीडिंग पावर फैक्टर कह रहे होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसके फार्मूले पे। जैसा कि हमने बताया था कि पावर फैक्टर यानी कि कॉस थीटा ये हमेशा एक्चुअल पावर को अपेरेंट पावर से डिवाइड करके हमें मिलता है। तो पावर फैक्टर का फार्मूला क्या होगा, यानी एक्चुअल पावर जिसको हम वाट में लेते हैं, अपेरेंट पावर जिसको हम वीए में लेते हैं। तो अगर तो हम इसको किलोवाट में ले रहे हैं और इसको केवीए में, जब भी फार्मूला सेम रहेगा। अब इसका एक ट्रायंगल होता है जो कि आपको ध्यान में रखना है, यानी कि एक्चुअल पावर वाट में यहाँ आ जाती है, पावर फैक्टर यहाँ आ जाता है और वीए यहाँ पर। अब अगर हमें वाट मालूम करने हैं तो हमें पावर फैक्टर को मल्टीप्लाई करना होगा वीए से या केवीए से। अगर हमें पीएफ मालूम करना है तो हमें वाट और वीए को डिवाइड करना होगा। अगर हमें वीए या केवीए की वैल्यू चाहिए मसलन, तो हमें क्या करना होगा, वाट को पावर फैक्टर से डिवाइड करना होगा। मसलन हमारे पास वाट किलो वाट आ रहे हैं 800, पावर फैक्टर है हमारा 0.8। तो 800 को 0.8 से आप डिवाइड करेंगे तो जो भी वैल्यू आएगी, मसलन 1000 आ गई, तो 1000 केवी हो जाएंगे हमारे। तो ये फार्मूला सिंगल फेज़ और 3 फेज़ इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये दोनों में इसी तरह होगा। पावर फैक्टर का जो फार्मूला है वो कॉमन रहेगा। उसकी वजह ये होती है कि जो वीए और किलोवाट हमारे पास आ रहे हैं, वाट, वीए या किलोवाट और केवीए, ये ऑलरेडी कैलकुलेट होकर आ रहे होते हैं सिंगल फेज़ और 3 फेज़ से। तो वो किस तरह होते हैं, अब हम आ जाते हैं उस पर। जैसा कि हम बता चुके हैं कि पावर का जो बेसिक फार्मूला है P इज इक्वल टू वी आई। तो ये तो डीसी के केस में। एसी के केस में क्या था, P इज इक्वल टू वी आई कॉस थीटा। अब हमें पावर निकालनी है, यानी कि वॉट्स निकालने हैं। तो हमें क्या क्या चाहिए, वोल्टेज,
करंट, इसको हम यहाँ पर आई की जगह ए में लेते हैं, कॉस पाई यानी कि पावर फैक्टर। तो ये तीनों क्या होंगे, मल्टीप्लाई होंगे, इसके बाद हमें वॉट मिलेंगे। तो जो पावर हमें वोल्टेज और करंट को मल्टीप्लाई करके मिलेगी वो VA कहलाएगी, उसको हम वॉट नहीं कंसीडर करते जब तक कि हमें पावर फैक्टर ना पता हो। तो या तो आप इस तरह फार्मूला लगा लें, या तो आपको पावर फैक्टर पता है तो VA को आप मल्टीप्लाई कर दें, मसलन 0.8 जो भी पावर फैक्टर है, तो आपको वॉट मिल जाते हैं। अच्छा, इसी तरह अगर आपको KVA की वैल्यू चाहिए तो आप वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय एम्पेयर, इसको जब डिवाइड कर देंगे 1000 से तो आपके पास KVA आ जाएंगे। तो ये तो था सिंगल फेज़ में। 3 फेज़ में एक चीज़ का इजाफा हो जाता है जिसको हम कहते हैं √3। ये जो है इसकी जो वैल्यू है वो बराबर होती है 1.732 के। अब ये कहाँ से आता है 3 फेज़ में, इस पे तो हम 3 फेज़ पे डिस्कस करेंगे जब, तो उसमें बताएंगे डिटेल। तो अगर हमें 3 फेज़ जनरेटर या किसी भी 3 फेज़ इक्विपमेंट के KVA निकालने हैं तो वो किस तरह निकालते हैं, यानी कि वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय एम्पेयर मल्टीप्लाई बाय √3 जो कि बराबर है हमारे 1.732 के। तो फॉर्मूले में हम ये वैल्यू रखते हैं ताकि कैलकुलेशन में हमें आसानी रहे। 1.732 और फिर जो भी वैल्यू आती है उसको हम डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास KVA में आंसर आ जाता है। तो KVA और किलोवाट में सिर्फ एक चीज़ का इजाफा हो जाता है जिसको हम कहते हैं पावर फैक्टर यानी कॉस थीटा। अब हमें किलोवाट निकालने किसी भी चीज़ के, ये फार्मूला हर जगह अप्लाई होगा AC सर्किट में, इसका कोई ज़रूरी नहीं है कि ये मोटर या जनरेटर या ट्रांसफार्मर के लिए, जहाँ जहाँ भी हमें पावर की वैल्यू मालूम करनी है तो वो इसी तरह होती है। तो किलोवाट के लिए हमें क्या क्या चाहिए, वोल्ट, एम्पेयर और 1.732, क्योंकि हम 3 फेज़ की बात कर रहे हैं तो ये वैल्यू तो अपनी जगह रहेगी, सिर्फ इसका एक चीज़ का इजाफा हो जाएगा पावर फैक्टर का। तो जब ये सारी वैल्यू हम मल्टीप्लाई करके जो भी वैल्यू आएगी उसको हम डिवाइड कर देंगे 1000 से तो हमें किलोवाट मिल जाएंगे। अब आखिरी चीज़ रह गई KVR किस तरह मालूम होते हैं। तो KVR में साइन थीटा की वैल्यू हमें चाहिए होती है, जैसा कि हमने बताया था। अब जैसे कॉस थीटा और साइन थीटा जो है वो एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। आप देख सकते हैं कि 0 डिग्री पर हमारा कॉस थीटा 1 है तो साइन थीटा 0 है, और 90 डिग्री पर कॉस थीटा की वैल्यू 0 हो जाती है तो साइन थीटा की 1 हो जाती है। तो डिग्री बढ़ने के साथ साथ हमारा कॉस थीटा 1 से 0 की तरफ आता है, साइन थीटा 0 से 1 की तरफ आता है। तो रिएक्टिव पावर यानी कि VAR जिसको हम कहते हैं वोल्टेज एम्पेयर रिएक्टिव, ये मालूम करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय एम्पेयर मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा की वैल्यू, उसके बाद हमें VAR मिल जाएंगे। और अगर हमें KVR चाहिए तो हम इसको डिवाइड कर देंगे 1000 से तो ये KVR आ जाएंगे। तो ये सिंगल फेज़ में, अगर 3 फेज़ में होंगे तो वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय एम्पेयर मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय 1.732, जो भी वैल्यू आएगी वो डिवाइड हो जाएगी 1000 से तो हमारे पास 3 फेज़ के KVR आ जाएंगे। तो इस तरह हम ये वैल्यूज़ मालूम कर सकते हैं। अच्छा, जो चीज़ें याद रखने की वो ये है कि अपेयर चूँकि DC सर्किट में यानी कि DC के केस में हमारी जो पावर होती है वही वाट होती है, इसमें अपेरेंट और एक्चुअल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। AC सर्किट में हम बता चुके हैं कि जो डिफरेंस होता है तीनों पावर्स में, तो यहाँ पर इनका जो सिंबल और यूनिट है वो अलग हो जाएगा। यानी कि AC सर्किट में हमारी अपेरेंट पावर का जो फार्मूला है, अपेरेंट पावर को हम जिससे ज़ाहिर करते हैं वो है कैपिटल S, और एक्चुअल पावर को हम जिससे ज़ाहिर करते हैं वो है P कैपिटल, क्योंकि ये हमारी असली पावर है जो कि वॉट्स में आ रही है। और जो रिएक्टिव पावर है इसको हम जाहिर करते हैं कैपिटल Q से, SPQ। क्योंकि DC में कोई इसका कॉन्सेप्ट नहीं है, AC में जहाँ पर भी पावर की बात आएगी तो वहाँ पर 3 पावर्स हमारे सामने आ जाएंगी, अपेरेंट पावर, एक्चुअल पावर और रिएक्टिव पावर। तो इसको हमेशा VA में या KVA में या MVA में मेजर किया जाता है। इसको हमेशा वॉट या किलोवाट या मेगावाट्स में, इसको हमेशा VAR या KVAR, इसको शॉर्ट में हम वार भी कहते हैं। तो ये इसमें वैल्यू इसकी मेजर की जाती है। तो ये इनके यूनिट्स हैं, मेजरिंग यूनिट्स, ये इनके
सिंबल हैं जिनको ज़ाहिर किया जाता है। तो एसी सर्किट में हमेशा पावर का इस तरह फार्मूला होता है। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। फार्मूले के हवाले से आपका कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो अभी हमने कैलकुलेटर के ज़रिए कोई चीज़ कैलकुलेट नहीं की है, वो हम इंशाल्लाह आगे किसी वीडियो में किसी भी लोड या जनरेटर को लेकर उसकी कैलकुलेशन कर लेंगे। तो आखिरी में ये बात भी याद रख लें, जैसा कि हम बता चुके हैं कि रेजिस्टिव लोड के केस में जब करंट और वोल्टेज इन फेज़ होकर चलते हैं तो फासला जो है वो डिग्री में ज़ीरो होता है। तो ज़ीरो का मतलब है हमारा पावर फैक्टर जो है वो 1 होता है। तो जब 1 होता है तो यहाँ पर अब मान लें कि हमें पावर फैक्टर पता ही हमारा 1 है, KVA हमारे हैं 1000। तो अगर यही फार्मूला पावर फैक्टर वाला यहाँ पे लगाएंगे तो क्या होगा, KVA को मल्टीप्लाई करते हैं पावर फैक्टर से, तो 1000 मल्टीप्लाई बाय 1, तो हमारे पास आंसर 1000 में आ जाएगा, यानी कि किलोवाट भी हमारे 1000 हो जाएंगे। तो रेजिस्टिव के केस में KVA और किलोवाट बराबर हो जाते हैं, यानी कि हमें जो अपेरेंट पावर, जो टोटल पावर वोल्टेज और करंट को मल्टीप्लाई करने के बाद हासिल हो रही थी, वही हमारे वाट में कन्वर्ट हो जाती है DC की तरह, क्योंकि यहाँ पर पावर फैक्टर यानी cos थीटा की वैल्यू 1 होती है। तो जो हमारे रेजिस्टिव लोड बैंक्स होते हैं जिनको हम जनरेटर से कनेक्ट करके जनरेटर का लोड टेस्ट करते हैं, वो इसीलिए रेजिस्टिव बनाए जाते हैं, यानी कि उनमें हीटर्स लगाए जाते हैं ताकि हम जनरेटर की 100% एफिशिएंसी को चेक कर सकें फुल लोड डाल के। जबकि उमूमन जनरेटर का जो पावर फैक्टर होता है जिस पर वो डिज़ाइन किया जाता है वो 0.80 से 0.90 तक होते हैं। तो ज़्यादातर हमने यही देखे हैं प्रैक्टिकली। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि ये जनरेटर का कोई अपना पावर फैक्टर है, इसका मतलब ये होता है कि ये इस लोड के लिए कैपेबल है। अगर हमारा क्योंकि हमारा प्रैक्टिकली इंडक्टिव लोड ही यूज़ हो रहा होता है सब जगह, तो अगर हमारा इंडक्टिव लोड उसका जो लैगिंग पावर फैक्टर है वो 0.8 तक जा रहा है, तो ये अपनी एफिशिएंसी पूरी देगा जनरेटर जितनी उस पर लिखी हुई है किलोवाट्स और एम्पेयर्स वगैरह। अगर पावर फैक्टर इससे मज़ीद नीचे चला गया, यानी कि डिग्री बढ़ती गई, तो वैल्यू कम होती जाएगी। उस सूरत में जनरेटर की एफिशिएंसी पे फ़र्क आ जाता है, उसके करंट की वैल्यू बढ़ने लगती है। क्योंकि जब आप पावर फैक्टर का फार्मूला अप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे जैसे जैसे पावर फैक्टर की वैल्यू कम होगी एम्पेयर्स की वैल्यू बढ़ने लगेगी। तो रिएक्टिव पावर बढ़ने की वजह से हमारे नुकसान ज़्यादा होने लगते हैं। तो जैसे जैसे पावर फैक्टर ऊपर जाएगा, यानी 0.8 से 1 की तरफ आ रहा है, तो हमारे एम्पेयर्स भी कम होने लगते हैं, जनरेटर की एफिशिएंसी भी अच्छी होने लगती है। तो जनरेटर बेसिकली 0.80 पावर फैक्टर पे डिज़ाइन किए जाते हैं, लेकिन उनको लोड टेस्ट करने के लिए जो लोड बैंक बनाए जाते हैं वो रेजिस्टिव लोड होते हैं जिसका पावर फैक्टर 1 होता है। तो ताकि हम इसको जितनी रेटिंग इसकी KVA में उतनी किलोवाट में इसको अप्लाई करके जनरेटर को टेस्ट कर सकें। आज की वीडियो से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में ज़रूर पूछें। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।